डॉक्टर सुमिता चैटर्जी जी, डॉक्टर सोनकर, डॉक्टर अंतरा, मेरे समक्ष बैठे हुए मेरे प्रणम्य गुरुजन, परम आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, अरुण कमल जी, आशीष त्रिपाठी जी और पूरे सभागृह में BHU से या अन्य शिक्षण संस्थानों से जो आए हुए हैं सभी वरिष्ठ विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम, और यहाँ जो शोधार्थी और विद्यार्थी है सबको मेरा बहुत बहुत स्नेह और अभिनंदन। ये आयोजन जिस पर है उस पर बोलना बहुत कठिन भी है और बहुत सहज भी है। मैं यहाँ पर जो है 11 तारीख को ही आना चाहती थी। आशीष जी ने मुझे 11 तारीख को ही आने के लिए कहा था, लेकिन इससे पहले कि उनका आमंत्रण मुझे तक पहुँचता, मुझे पूर्णिया से एक आमंत्रण मेरे पास आ पहुँचा। वो भी मेरे एक बहुत प्रिय लेखक पर बोलने के लिए, तो वो है फणीश्वरनाथ रेणु। तो मैं रेणु के देश चली गई थी रेणु स्मृति पर्व में भाग लेने के लिए, और कल सवेरे पूर्णिया से 4 घंटा चलकर बागडोगरा पहुंचकर फिर शाम के फ्लाइट से मैं फिर यहाँ आई, और रात करीब 12-1 बज गए थे मुझे पहुँचते पहुँचते। मुझे पता चला कि शायद मोदी जी शहर में आए थे और सारे रास्ते बंद थे, तो मैं 2 घंटे तक पूरे वाराणसी का सैर करती रही। वो एक अनोखा अद्भुत जो है उपलब्धि थी, उस पर भी शायद कभी लिखूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ महिला अध्ययन केंद्र बांग्ला विभाग का, आदरणीय डीन मैडम का, हेड का और आशीष त्रिपाठी जी का, कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं फिर से आपसे एक बार रूबरू हो सकूं और कुछ बात कर सकूं। बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि महान साहित्यकार वो होता है, उसका 2 समय को लेकर कारोबार होता है। ये 2 समय क्या है? वो एक बहुत छोटे समय में एक बड़े कालखंड की बात कह सकता है, और एक बड़े समय के भीतर कई कई कथाओं को समेट सकता है। और शायद यहीं पर एक साहित्यकार से एक इतिहासकार का अंतर है। एक इतिहासकार, इतिहास में हमारी क्या अपेक्षा रहती है उससे? सत्य की, यथार्थ। और एक साहित्यकार हमें क्या देता है? कल्याणकारी आनंद। लेकिन जब आप एक ही जिल्द में उस सत्य को भी खोजना चाहते हो, पाना चाहते हो, और आनंद को भी जो कि कल्याणकारी हो समाज के लिए, तो आपको जिस तरह के साहित्य के शरण में जाना पड़ेगा वो महाश्वेती देवी का साहित्य है। और जैसा कि ये नाम पिछले 3 दिनों में आज को लेकर कई बार उच्चारित हुआ है, और उनकी कर्मकांड, उनका साहित्य, मुझे लगता है कि उसका हर क्षेत्र शायद संभवतः आलोचित हो चुका होगा, उस पर आलोचना हो चुकी होगी। अब जो अंतिम वक्ता होता है या अंतिम सत्र के वक्ता होते हैं, उनके लिए 2 चीजें, एक सुविधा है कि सारी बातें हो चुकी होती हैं, और सुविधा यह है कि क्या रह गया ये पता नहीं और मुझे क्या बोलना है ये भी जो है इस वक्त ही तय करना है। तो क्योंकि इस पर बहुत सी बातें हो चुकी हैं, उनके साहित्य पर, उनके एक उपन्यास पर, जैसा कि पल्लव जी बता रहे थे, तो मैं फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगी, बल्कि मैं उन अंतरंग क्षणों की बात करना चाहूंगी जो कि मैंने कभी महाश्वेता दी के साथ बिताए थे। मेरे परिवार के साथ उनका उनके परिवार बहुत छोटा सा, मतलब जो है जाना पहचाना सा रिश्ता था। मेरी माँ बांग्ला साहित्य की छात्रा रही हैं। वह पहले जो है जब वो विद्यार्थी थी तो महाश्वेता दी आई थी उनके कॉलेज में, उसके बाद उनका मिलना हुआ था, वो जाती रहती थी।
बाद में से तो मेरी माँ भी एक अच्छी अनुवादिका है। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात और गहराई जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, और नई नई मैंने जो है कॉलेज में योगदान किया था एक लेक्चरर के रूप में। और लगभग उसी समय से हिंदी के भी जितने महानुभाव साहित्यकार हैं, यहाँ बैठे हुए रवि भूषण जी, सामने अवधेश सर है, अरुण जी हैं, और भी तमाम साहित्यकारों के साथ मेरा परिचय थोड़ा थोड़ा होने लगा था। ऐसे वक्त में जो है उनके साथ भी मेरा परिचय हुआ इस वजह से, क्योंकि एक पत्रिका का जो है उन्मोचन हो रहा था, भाषा बंधन, और नवारुण भट्टाचार्य जो है उसके संपादक थे, लेकिन उसकी पूरी जो है उसकी रूपरेखा जो है वो महाश्वेता दी ने बनाई थी। आप लोग सभी जानते हो कि हिंदी जगत के साथ, हिंदी जगत है क्यों, लगभग पूरे भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में जो है महाश्वेता दी का आना जाना था, उनके भक्त रहते थे, सबसे उनका मिलना जुलना था, और विशेषकर साहित्यकारों में तो आपसी आदान प्रदान का क्षेत्र बना ही रहता है। हालांकि इन दिनों मुझे दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि बंगाल के साथ वो कहीं ना कहीं वो आदान प्रदान का जो एक लंबा सिलसिला था, कहीं वो थोड़ा कम पड़ जा रहा है, अब लोग मिलते जुलते कम हैं। तो खैर उनका बहुत आना जाना था, उनके यहाँ भी सारे जब भी कोई साहित्यकार कलकत्ता आता तो उनके यहाँ जाता। तो उस समय जब उनसे परिचय हुआ इस पत्रिका के बहाने, मैंने वहाँ पर मेरी एक भूमिका थी, उन्होंने मुझे एक छोटा सा काम दिया था कि जब भी कोई आए तो तुमको उनको मेरे यहाँ लाना है। और दूसरी बात, उसी समय जैसा कि पल्लव जी ने कहा था कि वो बहुत नए जो साहित्यकार हैं या जो नए लिखने वाले हैं उनको बहुत सराहते थे। तो उस समय जब उनसे मेरी जो पहली किताब थी प्रतिवेशी साहित्य इतिहास, पड़ोसी साहित्य का इतिहास, उसमें महाश्वेता दी ने बहुत प्यार से एक फॉरवर्ड जो है उसकी भूमिका जो है उन्होंने लिखी थी। तो ये मेरे लिए एक परम प्राप्ति थी। उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा था कि हम जब खासकर बंगाली लोगों के लिए कहा जाता है कि वो विदेशी साहित्य के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन पड़ोसी साहित्य के बारे में बहुत कम जानना चाहते हैं, वहाँ क्या लिखा जा रहा है उसका बहुत कम उसके बारे में खबर रखते हैं। तो उन्होंने ये लिखा था उसमें अपनी भूमिका में कि जब ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्षण में जब सोमा अपने प्रतिवेशी साहित्य यानी पड़ोसी साहित्य के बारे में लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रयास बहुत बढ़िया है और इसमें सोमा जैसे जो है नए लेखकों को आना चाहिए। तो उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया था मुझे। और उसके बाद जो है मैं देखती थी जब भी मैं वहाँ जाती थी कि सब लोग उनको माँ माँ कहते थे। अब वो तो माँ ही थी, महारण्य की माँ, उनकी उस नाम से भी जो है किताब छपी थी, आप जानते हैं। और माँ पर तो कई कई कहानियां उन्होंने लिखी है। उनके उपन्यासों के समान मुझे लगता है कि उनकी कहानियां जो है, लघु कथाएं जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए आपने जैसे पल्लव जी, आपको मैंने सुना पूरा, तो आप एक कहानी का जिक्र कर रहे थे, एक महावत और हाथी के आपसी संबंध का। तो वो एक आध कहानियां पढ़कर जो है मुझे लगता है कि महाश्वेता देवी को पूरा नहीं जान सकते। उनकी समग्र जो है कथा साहित्य को पढ़ना होगा अगर हम पूरी तरह से उनको जानना चाहें, लेकिन ये तो संभव नहीं क्योंकि उसके लिए अनुवाद की जरूरत है। तुलनात्मक साहित्य भी हमारी कुछ हद तक मदद करता है। अच्छा, जो उस सेशन की जो शायद जो कर रहे थे, कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने एक बात कही कि उनकी जो उनका जो पहला उपन्यास था जंगल का दावेदार नाम से जो अनुदित हुआ था हिंदी में, तो उसमें जो है उन्होंने, ठीक है, शोषित दलित या फिर जो है उनके आदिवासी के बारे में लिखा तो था, लेकिन उन्होंने उनको उनकी सारी समस्याओं, उनकी जो जड़ से जो है उनको वो पकड़ नहीं पाए थे, ऐसा किसी ने लिखा है। लेकिन मैं ये यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये उपन्यास उनका पहला मैंने दूसरा उपन्यास था, पहला था झांसी की रानी, और ये उपन्यास उन्होंने केवल 25 वर्ष की जो है उम्र में लिखा था। तो ये भी आप सोचिए कि 25 वर्ष की उम्र का लेखन, और बाद में 7 वर्ष वो लिखती रही, लगभग 7 वर्षों से अधिक जो है उनका लेखन काल रहा। तो उस समय तो काफी बदलाव आए होंगे, इसलिए जो युवती महाश्वेता, युवा लेखिका महाश्वेता को जानने से भी ज्यादा बेहतर है कि हम उनके बाद के उपन्यासों को और कथा साहित्य को पढ़ें, तब हम उनको पूरी तरह से जान पाएंगे। अब यहाँ पर जब, क्योंकि बात पर बात आती जाती है, आपने कहा कि पशुओं के साथ मनुष्य का जो संबंध है, कई हमारे जो है बड़े कथाकारों के जो है लेखन का विषय बना है। महाश्वेता देवी के इस तरह से जो है पशुओं के साथ जो इन्होंने रिश्ता जोड़ा, इसके पीछे कारण ये था कि बचपन में उनका जन्म तो ढाका में हुआ था, बाद में जब वो कलकत्ता में आई तो ढाका में वहाँ पर उनका
बड़ा सा परिवार था और काफ़ी बड़ा जो है ना ऐसा घर था जिसमें आंगन और खेत खलियान हर जगह वो जाती थी और उनके 2 गाय थे। वो गाय उसमें से उन्होंने नाम भी दिया था उनको। वो एक गाय जो है वो इतना दुष्ट गाय थी कि वो आकर जितने कपड़े आंगन में धोने के बाद उनको जो है सुखाने के लिए बाहर दिया जाता था, वो आकर उसको पहले खा जाती थी। तो महाश्वेता जी का एक लाल फ्रॉक था, एक दिन उसी को आकर जो है गाय ने खा डाला, चबा डाला। तो उसके बाद की कहानी तो बहुत मजेदार है और ये पूरे जो है बाल कथा साहित्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है उनके साहित्य का। तो उसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि महाश्वेता देवी के भीतर एक बाल मन हमेशा से रहा करता था। और तो बालिका महाश्वेता देवी और उनके जो संगी साथी थे उनके उन सबके साथ अगर आप जानना चाहते हैं उनका रिश्ता, तो इन सारी कहानियों को पढ़ो, जो कि मैंने मुझे उन्होंने कहा था कि तुम इसका अगर अनुवाद करोगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि शायद ये मेरे जो बाल कथाएं हैं वो हिंदी पाठकों तक नहीं पहुंची हैं। और फिर महाश्वेता देवी की बाल कहानियों के नाम से उसे भाषा वंदन ने छापा था, लेकिन क्योंकि भाषा वंदन एक रीजनल पत्रिका के रूप में रह गई तो वो बहुत दिन लोगों तक शायद नहीं पहुंच पाई। कभी वो हिंदी में कोई और प्रकाशक अनुवाद करेगा तो शायद आप तक पहुंचे। उसके बाद जो आप बार बार जो है इसकी आलोचना होती रही कि उन्होंने इन पर लिखा, जो है स्त्रियों पर लिखा, उन्होंने दलितों पर लिखा, उन्होंने आदिवासियों पर लिखा। हाँ, निश्चित रूप से उनके साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाशिए के लोगों पर उन्होंने लिखा था, लेकिन इसका एक कारण था। कारण ये था कि एक अद्भुत बात यह है कि मैंने जहाँ तक महाश्वेता देवी को देखा, महाश्वेता देवी बहुत एक संघर्ष से गुजरी थी, वो भी व्यक्तिगत जीवन में भी कई उनके जो है उतार चढ़ाव रहे, लेकिन वो इतने जो है कठोर चरित्र की, इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की वो मतलब लेडी थी कि अपने दुख या व्यथा कथा दूसरों से वो कभी कहना नहीं चाहती थी। आप जानते हैं कि पहले वो जो है वामपंथी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, नक्सल का भी उन्होंने समर्थन किया था, नक्सल आंदोलन का। उसके बाद वो जो है पहले अंग्रेजी की जो है वो अध्येता रही, अध्यापक भी रही। वहीं हमारे जादवपुर में एक कॉलेज में वो पढ़ाती थी, बाद में चलकर वो रिपोर्टर बनी और यहीं से जो है उन्होंने दुनिया को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू किया जब से वो पत्रकार बनी। तो इस पर कई कई साक्षात्कार है। एक साक्षात्कार मैंने भी लिया था, उनकी एक पत्रिका थी, उस पत्रिका को पढ़कर तो आप और जानेंगे, उनके जीवन दर्शन को आप बहुत गहराई से जान पाएंगे। और वो उस पत्रिका का नाम था वर्तिका। कुछ दिनों के लिए उसके हिंदी अंक भी जो है छापा गया था और उस संपादक मंडली में मेरा भी कहीं नाम था, एक छोटी सी भूमिका थी। लेकिन फिर जो है महाश्वेता देवी को जो है ना, उनका मन इतना उदार था कि वो कभी भी इस तरह से देखती नहीं थी कि बांग्ला में जो है, वो हमेशा बोलती थी, हिंदी के साथ उनका एक बहुत बहुत गहरा जुड़ाव था। हमेशा कहती थी कि हिंदी में जब तक मैं अनुदित नहीं होंगी तब तक मैं पूरे भारतवर्ष तक नहीं पहुंच पाऊंगी और मैं केवल एक प्रादेशिक लेखिका यानी कि एक प्रदेश की जो है बांग्ला भाषी लेखिका के रूप में मैं रह जाऊंगी, इसलिए जरूरी है कि मेरा अनुवाद हो। और ऐसे में जो है इसी पर चलते हुए उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया था कि तुम मेरे यहाँ आओ। ये लगभग 2016 में जो है उनका देहांत हुआ, इससे दो साल पहले की बात है, 2014 की बात है। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि सोमा, मेरी तो बहुत सारी जो है अब तक कथा, लघु कथा संग्रह, कथा संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास ये छप चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है एक ऐसा कथा संग्रह जो है वो भी छपने जा रहा है जिसमें जो कहानियां हैं वो कहानियां कहीं पर भी छपी नहीं है, वो लिखित रूप में जो है पांडुलिपियां रह गई है। अभी एक प्रकाशक जो है प्रतिक्षण वो उसे छापने वाला है और मैं चाहती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि शायद क्योंकि वो 90 वर्ष की होने वाली थी, 88 की ऑलरेडी हो चुकी थी, कि शायद अगर ये अनुदित हो जाए मेरे जाने से पहले तो मैं इसको देख कर जाना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी जो कहानियां है वो अद्भुत है और लोगों ने पढ़ी नहीं है। और ये संग्रह जो है जरत कुमारी और नन्नो कहानी, इस नाम से जो है, क्योंकि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो इतना ज़्यादा बांग्ला के करीब है, उदेश जी तो पूरे बांग्ला साहित्य पढ़कर, तो मैं तो कहती हूँ कि वो जो है मुझसे भी ज़्यादा शायद जानते हैं बांग्ला के बारे में। तो जरत कुमारी और नन्नो कहानी, पता नहीं मैडम आपने उसको पढ़ा होगा कि नहीं, वो एक बेहतरीन, मतलब उसकी जो कहानियाँ हैं वो एक स्त्री की, वो सारी स्त्रियों पर है वो सारी कहानियाँ, लेकिन मेरे यहाँ पर अभी तो समय नहीं है कि मैं उस कहानियों पर चर्चा करूँ, लेकिन वो स्त्री के हर समस्या मैं कहूँगी नहीं, देखिए स्त्री की समस्या पर कई लोगों ने जो है लिखा है और जब भी उनसे बात की जाती थी
कि क्या आप स्त्रीवादी, उन्होंने कभी भी अपने आप को किसी कटघरे में जो है बांधना नहीं चाहता, और उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं स्त्रीवादी कथाकार नहीं हूँ। स्त्री मेरी कहानी में बिल्कुल अनायास आती है, और मैंने जिस तरह से उसको देखा है, मैंने किसी ठंडे घर में बैठकर तो कहानियां नहीं लिखी है। मैं जब भी वो किसी के बारे में जानती थी कि कहीं पर समस्या हो रहा है, उसके समाधान के लिए वो दौड़ कर जाती थी, और ये मैंने खुद देखा है। सिर्फ जाती नहीं थी, और वो उनके लिए जो है अगर वहां पर जो है कोई कानूनी समस्या है तो वो वकीलों के साथ जो है उस पर बातचीत करती थी। खुद जो है कई कई इस तरह के मानवाधिकार संगठनों से वो जुड़ी हुई थी, और इसके लिए जो है केस वो खुद जो है पैसों से लड़ी है, ये भी मैंने देखा है। और बहुत ही, आपने योगिनी कहा, सचमुच में वो योगिनी थी। वो घर में सिर्फ एक जो है नाइटी पहनकर बैठ कर लिखती थी गर्मी के दिनों में, मैं जब भी जाती थी। तो एक बार मुझे याद है कि मैं उनके लिए एक साड़ी लेकर गई थी उनके जन्मदिन पर। जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये साड़ी तुमने कहाँ से खरीदी है? तो मैं थोड़ा सा हचकचा गई। मैंने कहा कि ये एक अच्छी दुकान से गड़ियाहाट के खरीदी है। तो मुझे लगा कि जैसे बहुत प्रसन्न नहीं थी। मैंने कहा क्या मैंने कोई गलती की है? ये साड़ी जो है आपको पसंद नहीं? बोली नहीं, साड़ी भी पसंद आई है, दुकान भी ठीक है, इस पर बात नहीं कर रही हूँ। कभी तुम्हारी नजर शबर मेला की ओर गई है? मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ी सी हचका गई। बोली कि अगर तुम सचमुच में मुझे कुछ देना चाहती हो, और अगर सचमुच में तुम प्रतिबद्ध हो समाज के प्रति, और तुमको लगता है कि तुम भी तो लिखती हो, तो तुम मुझे वहां से कुछ खरीद कर दो, या फिर ना भी दो, कम से कम लोगों के लिए वहां से खरीदो। और उसके बाद से फिर मैं शबर मेला से जुड़ गई। वो हर जनवरी में जो है लगता था। अब तो नहीं, अब तो बहुत अनियमित हो गई है। और उसमें उसको, उस शबर मेला के आयोजन में महाश्वेता देवी का एक खास जो है, उन्होंने ही इसको शुरू किया। तो वो जो है मतलब किसके हृदय की किस व्यथा को उन्होंने जाना कि नहीं जाना, ये बात नहीं है। उन्होंने पूरे समाज को जो है ये एक वो देना चाहती थी वार्ता, संदेशा, कि आपको जो है इन समस्या को अनदेखा कर जीना नहीं है। हम लोग प्राय शहरी नागरिक जो है वो सोचते हैं ये सारी समस्याओं के मूल में क्या है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि पास पड़ोस के किसी की समस्या हो रही है, हम उसमें जो है झांकते नहीं है, हम सोचते हैं ये उसकी समस्या है, हमारी नहीं। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ये पूरा का पूरा जगत जो है उसमें जितने लोग हैं उन सबका जो है इसमें योगदान है। और जब वो कहानियां आपने कहा, यहाँ बात मन से एक बात आई थी कि उन्होंने किस किस समस्या को उठाया, क्या उठाया। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने वंचितों और शोषितों की कथा कही है, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। उन्होंने शोषितों में भी जो शोषित है उसकी बात कही है। जब आप हाथी और महावत की बात करें तो उस महावत से भी ज्यादा अधिक शोषित वो हाथी है, उसका भी शोषण हो रहा है अलग तरह से, और वो एक मूक प्राणी है, वो बोल नहीं सकता है। उसी तरह से जो है वंचितों में भी वंचितों की बात उन्होंने की है। वो जब स्त्रियों की बात करते हैं, स्त्रियों की कहानियों पर बात जब अगर छेड़ी जाए, तो हम देखते हैं कि सिर्फ समस्याएं नहीं है, प्रथाओं पर बात की है उन्होंने। और ये प्रथाएं जो है एक कैटेगरी के लिए कोई समस्या नहीं है, हम इसको समस्या समझते थे। जैसे बात हो रही थी कि वो पलामू गई है, वो छत्तीसगढ़ गई है, वो लगभग जो है मध्य जो प्रदेश है भारत का, उन हर जगह वो गई है समस्याओं के समाधान के लिए। शबर, खेड़िया और लोधा जाति से उनका सबसे ज्यादा जो है उनका उठना बैठना था। और ये बात जो है जितनी सही है उतनी ही सही है कि अगर मैं बोलूं कि वो पूरे जो है दक्षिण भारत का भी वो दौरा उन्होंने किया था। वो पत्रकार के रूप में दक्षिण भारत में कई बार गई, और वहां स्त्रियों से संबंधित, जिसको मैं समस्या नहीं कहती हूँ, ये कोई समस्या नहीं है, ये सदियों से प्रचलित जो प्रथाएं हैं, किस तरह से उसने जो है स्त्रियों को जकड़ के रखा है कई तरह के नियमों में, जो नियम शायद पुरुष तांत्रिक जगत ने बनाए थे, लेकिन अब भी उसको सरकार भी जो है उसे हाथ लगाने से डरती है। मैं आपको बताती हूँ, जरद कुमारी और अन्य कहानियों में एक कहानी थी वेंकटासनी और अन्य नारियां। मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उसका अनुवाद किया था। और जब आप हैरान हो जाएंगे, जब मैंने इस कहानी को बहुत ही नामचीन पत्रिका, हिंदी की पत्रिका को भेजा था, पढ़ने के बाद उन्होंने महाश्वेता देवी की कहानी मांगी थी, पढ़ने के बाद वहां से उत्तर आया कि इसको हम छाप नहीं सकते। तो मैंने उनको पूछा कि क्या वजह है, क्या मैंने इस कहानी में क्या कहते हैं, आपने तो महाश्वेता देवी की कहानी मांगी थी, और मुझे लगता है कि इस कहानी में जो है एक स्त्री का प्रतिरोध का स्वर जो है वो बहुत ज्यादा उसको उन्होंने मुखर किया। तो उन्होंने कहा कि यही वजह है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक तंत्र के खिलाफ नहीं बल्कि एक पूरे जो है सरकार को जो है मैंने उसकी आलोचना करनी हो जाएगी। ये जो है दक्षिण भारत के एक
प्रदेश को लेकर, आंध्र प्रदेश को लेकर एक कहानी लिखी गई थी और उसमें एक अद्भुत बने थे। आप जानते हैं देवदासी प्रथा जो है वो दक्षिण भारत के कहीं कहीं प्रदेशों में है, लेकिन वहां पर जो है ये एक अद्भुत, मतलब एक रिपोर्टर बनकर वो जाती है, उनका साक्षात्कार लेती है। ये कहानी, इस कहानी में कई विधाएं हैं। ये इसे आप एक रिपोर्टाज भी कह सकते हो, एक कहानी भी कह सकते हो, और इसे आप एक साक्षात्कार के रूप में भी जो है ले सकते हो। तो 3-4 विधाओं को समन्वित कर ये कहानी उन्होंने लिखी थी। और इसमें किस तरह से स्त्री की जो दुर्दशा है, एक स्त्री जब वो युवती बनती है किस तरह से उसको चुना जाता है और देवता की पूजा के लिए, और उस पर देवता की पूजा के नाम पर उसका किस तरह से शोषण होता है, और अंततः जब वो बूढ़ी हो जाती है उस समय उसकी जो अवस्था होती है वो इतना करुण, मतलब जो है कारुणिक है, इतना मार्मिक है कि वो घाव से भर जाती है, उसकी तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। एक तरह से देह व्यवसाय की तो बात है ये, लेकिन उसको अलग तरह से दिखाया जा रहा है। तो ये चीज जो है, इस पर उन्होंने ये कहानी लिखी, और ये इसको, इस प्रथा के बारे में उन्होंने बार बार सरकार से, वहाँ की सरकार से बात करनी चाहिए। वहाँ के रिपोर्टरों को जो है उन्होंने कहा कि इस पर एक लेख लिखा जाए, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ था। इस पर पूरी जो है उस पर एक चर्चा उस कहानी में की गई है, और आखिरकार जब मैंने उसका अनुवाद किया तो वो भी छपी नहीं। और जैसा कि उनकी कलम को उन्होंने एक मानवीय हथियार के रूप में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था। वो जानती थी कि मेरा जो है इनके साथ, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो चली जाती थी उस जो है संप्रदाय के पास। ऐसा नहीं है, मैंने पहले कहा कि वो ठंडे घर में बैठकर कहानियां नहीं रचती थी, और कहानी रचने के लिए कहानी नहीं रचती थी। उनका जो उद्देश्य था वो और महान उद्देश्य था, और उसके बारे में आप लोग बात कर चुके हो कि वो क्या चाहती थी। वो पूरे समाज को ये संदेशा देना चाहती थी, झकझोरना चाहती थी, नींद से जगाना चाहती थी। इसके लिए वो चली जाती थी शबरों और खरिया के शबर के पास, और उनके साथ वो उनका उठना बैठना, यहाँ तक कि सोना, वो वहां गई है, उनके साथ रही है। जंगलों में, पुरुलिया के जंगलों में गई है, पालामू के वहाँ गिरिडीह के जो जंगल है वहां पर गई है। जब ये शबर के पास वो गई थी, एक कहानी बहुत प्रचलित है, उन्होंने खुद मुझे भी बताया था कि वो इतने गरीब है कि आप जानते हैं कि लोधा संप्रदाय के जो संतान होते हैं वो चींटी के अंडे की चटनी बनाकर जो है भात खाते हैं। उनके पास और कुछ होता नहीं है। नमक जो है, नमक तक खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, और पत्ते जो है, एक तरह के पत्ते होते हैं, उसको जलाकर नमक के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जब वो गई थी और उनको खाने के लिए सब बैठे, तो उनको भी भात दिया गया, लेकिन उसके साथ नमक नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी सी नमक मिलेगी क्या? तो उन्होंने कहा, जो लोधा संप्रदाय के जो जिसके घर में वो थी, उन्होंने कहा कि दीदी, माँ तू ही चोखे जले साइने भात खे ले। चोखे जले मीन्स आप अपने आंसू से भात सान कर खा ले, क्योंकि उसमें नमक मिला है। तो आप समझिए कि वो किन के बारे में कह रही थी, कि जिनकी कहानी हर दिन के जो है आंसू भरी कहानी, आंसू की कहानी। तो उन्होंने इस तरह से शोषक और शोषितों की भूमिका को बहुत स्पष्ट रूप से जो है चिन्हित किया और उसे वाणी दी, और ये पूरा का पूरा जो है उसके अर्जित अनुभव के से सिंचित जमीन पर जो है ये उनका साहित्य का फसल उगाया था उन्होंने। और ये सब कुछ जो है किसी से सुनकर, अखबारों में पढ़कर ऐसा नहीं था, खुद जाकर उनसे जो है जुड़कर करते। उनके सर्वाधिक आलोचित और समादृत उपन्यास आप जानते हैं 1084 की माँ। ये 1084 क्या था? एक संख्या थी, और कौन सी संख्या? एक जीवित पुत्र जो जिसके भीतर कई कई सपने थे, उसकी माँ भी उसको लेकर सपना देखती थी। उसकी मृत्यु के बाद वो एक लाश और एक नंबर बन जाता है 1084। उसी पर ये फिल्म भी बनी थी, आप जानते हैं, जया बहादुर ने बखूबी इसमें जो है माँ की भूमिका निभाई थी। उसके बाद रुदाली, यानी कि उनकी फिल्मों, उनकी कथा साहित्य पर कई कई फिल्म भी बने हैं, और उन फिल्मों का जो है दर्शकों ने उसे पसंद भी किया है, नाट्य मंचन हुआ है, यहाँ तक कि बैले नृत्य भी जो है उनके इस तरह के कथा साहित्य पर हुआ है। अब जो है देखिए, उनका चरित्रों के बारे में अगर बात करें तो आप जानते हैं कि उन्होंने उन सब चरित्र को चुना जो मैंने कहा ना कि जो वंचितों में भी वंचित थे। कैसे? मैं एक कहानी की बात करूंगी, कोबी बंदो घाटी। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, कोबी बंदो घाटी घाया, और वो कौन थे? वो खेड़िया संप्रदाय के एक कवि थे। हम लोग कितने ऐसे खेड़िया संप्रदाय के कवियों से परिचित हैं?
कितने ऐसे कवियों को हम सेमिनार में बुलाते हैं या उनसे सुनते हैं उनकी कविता। जब कभी उनका अगर अनुवाद होता है तो हम लोग कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, जान पाते हैं। ऐसे में उस कवि का संघर्ष क्या कहता होगा, क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है? वो अपने ही यहाँ पर जो है अपने ही लोगों के बीच संघर्ष करता है, जो सारे नियम बाहर के भी है अंदर के भी है, इन सब से वो संघर्ष करता है। यानी कि उसका संघर्ष दोहरा होता है। बहुत ही गरीब आदमी लेकिन कविता लिखने की चाह में वो एक संघर्ष कर रहा है, और उसे सामने लाने में महाश्वेता देवी की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो पात्र सब सच थे। उनके सारे चरित्र में जो है एक धुकधुकाता हुआ दिल होता था, उनकी आंखों में एक तड़प होती थी, एक प्यास था, जिजीविषा। सिर्फ जिंदा रहने के लिए वो लड़ाई कर रहे थे। हम लोग तो अपने करियर के लिए लड़ते हैं और भी चीजों के लिए, लेकिन वो केवल जीवित रहने के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो वैसे भी हो क्यों ना है, आप जानते हैं कि वो जिस परिवार से आई थी, वो परिवार, उस परिवार का हर सदस्य लगभग एक एक हीरा था। बांग्ला साहित्य जगत, फिल्म जगत, जो नाट्य जगत, हाँ, उसके बाद जो है उनकी माता जो है वो भी एक बड़ी कवियत्री थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक दायित्वबोध, मनुष्य की जिजीविषा, अभाव, वैषम्य में विरोध, उनकी जो उनका तीव्र संघर्ष था, राष्ट्रीय जो विमुखता आदि में रहकर ही जो एक स्वतंत्र भूमिका निभाने को बाध्य किया उन्होंने। और प्रचलित सामाजिक और राष्ट्रीय विभेद, वैषम्य के विरुद्ध जो उन्होंने अपनी कलम को एक मानवीय हथियार के रूप में प्रयोग किया, उसी ने उसको बहुत अलग और बहुत विशिष्ट बनाया। एक मानवाधिकार जो है कर्मी के रूप में भी उनकी एक अलग पहचान थी। तो एक और चीज देखेंगे कि वो उनके साहित्य ने बांग्ला भाषा में जो ऐसा क्या दिया कि जिससे कारण वो इतने अमर हो गए। उनसे पहले भी लेकिन हम स्त्री कथाकारों को देखते हैं, आशापूर्णा देवी, उसके बाद जो है और भी कई आए हैं उसमें। एक अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो इतने हैं कि मैं जो है समय चला जाएगा। तो आशापूर्णा देवी से लेकर महाश्वेता देवी तक की जो यात्रा है, अगर हम उसमें देखेंगे तो उन्होंने, उनके साहित्य ने क्या किया। आशापूर्णा देवी के साहित्य ने तो ये बताया था कि स्त्री जो है उसकी एक अलग अस्मिता है, उसका एक अलग अस्तित्व है, वो चाहकर जो है निर्णय ले सकती है। उन दिनों जो है स्त्रियों के पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं हुआ करती थी, और कहीं ना कहीं निर्णय लेने के लिए उसके पास जो है ये आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। आज स्त्रियां क्यों इतना जो है मुखर है, क्यों अपने अधिकारों के लिए कैसे वो जो है लड़ रही है अपना करियर बनाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि वो जानती है कि उसके पास भी कुछ पैसे होने चाहिए, और तभी शायद वो परिवार में भी अपनी आवाज सुनाने की काबिल होगी, वरना उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तो ऐसे जो है वहां से लेकर जब हम महाश्वेता देवी तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि महाश्वेता देवी की जो स्त्रियां थी वो केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं रही थी, बल्कि वो समाज को दिशा दिखा रही थी। और महाश्वेता देवी स्वयं भी इतनी स्वाभिमानी थी, उन्होंने कभी भी किसी चीज से समझौता नहीं किया था, और वो हमेशा कहती थी कि कंप्रोमाइज करने के रास्ते पर नहीं चलना है। तो उनकी हर स्त्री पात्र आप देखिएगा कि वो जो है परिस्थितियों से लड़ती है, और जो है उस पर विजय तो पाती है, अगर नहीं पाती है तो वो समस्या जो उस समस्या को जो क्रिएट करते हैं उससे वो अलग हो जाती है। एक कहानी पर फिल्म बनी थी, तो वो जो है वो उस कहानी की जो पात्र है विनीता, उसने महाश्वेता देवी की कई कहानियों में आपने देखा होगा बलात्कार एक बहुत बड़े जो है बीमारी के रूप में उन्होंने चिन्हित किया है समाज में। यहाँ पर एक स्त्री का बलात्कार होता है मेट्रो स्टेशन में, उसको बचाने के लिए जो जाती है, जिस स्त्री का बलात्कार हुआ उसका तो समाज जो है उसे जो है बहिष्कृत करता ही है, उसका परिवार जो है उसको बहिष्कृत करता है। लेकिन ये देखने वाली बात थी कि जो उसको बचाने गई उसका पति कहता है कि तुम इसमें क्यों जा रही हो, अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में तुम क्यों पड़ रही हो, पुलिस के चक्कर में तुम क्यों पड़ रही हो। और इस तरह से क्या होता है कि उसका भी जो है अपने परिवार से, समाज से वो वहां से भी बहिष्कृत होती है। यानी जिस पर हो रहा था अत्याचार और जिसने अत्याचार का विरोध किया, दोनों स्त्रियां थी, और दोनों का जो है किसी ने, न तो समाज ने और न ही जो है प्रशासन ने उनका साथ दिया। लेकिन इस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि वो स्त्री अपने पति को छोड़कर अलग हो जाती है, और वो एक दूसरे संगठन से, स्त्रीवादी संगठन से जुड़ जाती है, ताकि उसकी आवाज को कोई सुने। यानी वो समझौता नहीं करती, वो वहीं पर रह नहीं जाती है, और उसका जहाँ अपमान हुआ है ये सोचती है कि महाश्वेता देवी ने एक जगह पर कहा था कि पता नहीं क्यों ऐसे समाज को लगता है जैसे स्त्री और जो ये दलित आदिवासी हैं वो जैसे उन पर जैसे अधिकारी है कि उनको अपमानित किया जाए, उनका असम्मान किया जाए। यानी उन पर अगर कोई अत्याचार हो तो बहुत साधारण सी बात है,
इसको समाज में ऐसे इस तरह से क्यों लिया, इसलिए इसको अगर बदलना होगा तो हम ही को आगे आना होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं ज्योतिर्मयी देवी की बात नाम लेना भूल गई। ये महाश्वेता देवी के अगर महाश्वेता देवी की किसी के सच्चे जो है उत्तराधिकारी के रूप में अगर महाश्वेता देवी को चिन्हित किया जाए, वो ज्योतिर्मयी देवी थी। इतने वर्षों पहले जब रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी काफी लिखा स्त्रियों पर, लेकिन उन्होंने कहा था कि स्त्री का मतलब जो है एक मजाक में ही कहा था, लिखा था कहीं पर कि स्त्री का जो मस्तिष्क होता है वो पुरुषों से छोटा होता है, और इसलिए स्त्री को जो है जो चीजें पुरुष सोचते हैं उसके बाहर उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, उसकी अपनी सीमाएं हैं। और इसका जो है ज्योतिर्मयी देवी ने इस बात का खंडन किया था, और उन्होंने कहा कि दिमाग का जो प्रयोग हम करते हैं वो छोटा या बड़े से नहीं होता है। तो ये जो है रविंद्रनाथ ने जो कहा है ये बिल्कुल स्त्री विरोधी उनका स्वर है, और मैं इसका बिल्कुल पूरी तरह से जो है इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। लेकिन आप हैरान होंगे कि उस समय ज्योतिर्मयी देवी के इस लेख को जब उनके नाम से नहीं छापा गया, एक पुरुष के नाम से छापा गया, तो वहां से चलकर जो है हम यहाँ तक आ रहे हैं जहां महाश्वेता जी की आवाज महाश्वेता देवी की ही स्वर से सुनाई दे रही है। कोई किसी पुरुष के नाम को लेने की उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बंगाली साहित्य में जो है महिलाओं की ये भूमिका पहली बार जो है महाश्वेता देवी ने ही रेखांकित की थी कि तुम्हें अपनी आवाज जो है सिर्फ अपने समस्या हो, अपने ऊपर अत्याचार हो तो नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनके साथ तुम्हें ही खड़ा होना होगा। वो निस्संदेह इतिहास बन गए, इतिहास में अविस्मरणीय नाम है बांग्ला साहित्य के इतिहास में। वो उन्होंने एक जगह पर जो है कहा है कि दलितों की संस्कृति पर बात करते हुए एक बहुत अच्छा लेख है उनका, बांग्ला में है, मैं उसका थोड़ा सा जो है एक कोट जो है मैं अनुवाद करके पढ़ा रही हूँ आपको। वो कहते हैं कि मैं हाशिए पर बड़े लोगों पर वो लिख रही है, वो लिखती है, मैं इस विश्वास पर अड़ी हुई हूँ कि हमारी जैसी पुरानी यानी भारतीय पुरानी और प्राचीन किसी भी संस्कृति के लिए समय के साथ जीवित रहने के लिए केवल एक बुनियादी सामान्य और स्वीकार्य मूल विचार हो सकता है, और वो क्या है? मानवता, एक दूसरे के सम्मान के साथ इंसान होने के अधिकार को स्वीकार करना। यानी केवल इंसान को इंसान के रूप में भी अगर हम स्वीकार ले तो शायद मुझे लगता है कि उसको वो सम्मान हम देंगे। मैं अभी जिनकी बात कर रही थी, उन्होंने ज्योतिर्मयी देवी ने एक बार कहा था कि क्या एक स्त्री को केवल स्त्री ना समझकर एक इंसान के रूप में, एक मानव के रूप में एक दिन के लिए भी सम्मान मिलेगा? अगर मिला तो मैं समझूंगी कि मेरा मानव जीवन सार्थक हुआ। एक स्त्री को स्त्री के रूप में न देखकर एक मनुष्य के रूप में जिस दिन देखा जाएगा, मुझे लगता है उस दिन स्त्री की सारी समस्याएं हल हो जाएगी और पुरुष भी उसे समझने लगेगा। अब बिल्कुल वही बात देखिए यहाँ पर वो कह रही है कि एक दूसरे के सम्मान के साथ इंसान होने के अधिकार को स्वीकार करना, यही उनके जो है मूल। जब वो स्त्री पर लिखती है, स्त्री के पर अलग से जो है सोचकर कभी उन्होंने नहीं लिखा, स्त्री बिल्कुल सामान्य पात्र की तरह उनके उसमें आई है। आपने जरूर यहाँ पर जब कहानियों की बात चल रही होगी, मैं नहीं जानती कहानियों पर कितनी बात हुई, स्तनदायिनी पर बात हुई होगी। आप जानते हैं कि स्तनदायिनी जो कहानी है उसमें किस तरह से स्त्री का दोहरा शोषण हुआ था। उसे बार बार जो है माँ बनने पर इसलिए मजबूर किया जा रहा था ताकि वो बच्चों को, हलदार परिवार के बच्चों को दूध पिला सके। किसी ने ये नहीं सोचा कि उस पर क्या गुजर रही है, उसकी इच्छा है कि नहीं, उसके शरीर पर इसका क्या, यानी कि स्त्री का शरीर, स्त्री के मन से लेकर सब कुछ जो है दूसरे के अधिकार में चला जाता है। और वो आज भी होता है, आज भी होता है। तो यहाँ पर एक पेशेवर माँ को हमने देखा और उसके दूध पुत्रों को हमने देखा, कोट अनकोट, जिन्होंने कभी उनकी खबर नहीं ली, और बाद में चलकर क्या उसकी परिणति होती है कि कैंसर होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। द्रौपदी भी उसी तरह की कहानियां हैं। मैं इन कहानियों पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी। आप जानते हैं कि गोरिल्ला युद्ध में जो है एक स्त्री का किस तरह से जो है वो कितना विवश होकर उसमें वो भाग लेती है, लेकिन अपने ही जल के जो है नेता के द्वारा वो उसका भी बलात्कार किया जाता है। लेकिन अंत में जो है उसके विरोध का स्वर किस तरह से मुखरित होता है, ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। और उन्होंने इस गोरिल्ला जीवन को जो है बहुत पास से देखा था, क्योंकि वो पहाड़ों में जाकर इनके साथ रही थी वो। तो मैंने जैसे कि कहा था कि वो पूरे भारतवर्ष के लिए माँ थी। एक बार एक मजेदार वाकया ये हुआ था कि जब मैं पहले जो हमसे परिचित हुई थी, मैं नहीं जानती थी, क्योंकि नवारुण भट्टाचार्य
वो अपने जो है पदवी यानी कि भट्टाचार्य का इस्तेमाल करते थे, महाश्वेता देवी नहीं करती थी। तो मैं जब मिलने गई तो सब लोग माँ माँ कह रहे थे, मैंने भी माँ कह दिया कि चलो ठीक है माँ। बोली कि तुम मुझे माँ क्यों कह रही हो लड़की, तो मैं बहुत छोटी थी, करीब 23-24 साल की। तो मैंने कहा कि नहीं आपको सब माँ कर। बोले सब किसने कहा? मैंने कहा कि नवारुंदा ने कहा। बोले वो मेरा बेटा है। ये बात थी। और उसी के प्रसंग में मुझे याद है जब उनका 80वां वर्ष जो है हम लोग जो है अभिनंदन करने के लिए हमने एक कार्यक्रम किया था। तब मैं शिक्षायतन कॉलेज में पढ़ाती थी। उस समय शायद रवि जी आप आए थे ना? हाँ। तो उस समय मंगलेश डबराल की एक जो है कविताओं का एक अनुवाद प्रकाशित हुआ था भाषा बंधन से, और उसका संपादन किया था नवारुंदा ने, और मैंने जो है अनुवाद किया था। तो उसका भी लोकार्पण हुआ, और दूसरे दिन जो है उनके 80वां वर्ष जो 80 ईयर्स उन्होंने पूरे किए, उस पर एक कार्यक्रम उन्होंने किया था। तो कौन नहीं थे उसमें? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, चंद्रकांत देवताली जी, रवि भूषण जी, काशीनाथ सिंह जी, दूधनाथ सिंह जी, उसके बाद जो है बांग्ला के सुनील गंगोपाध्याय, नवानु भट्टाचार्य थे, और तमाम लोग वहाँ पर थे। तो उस समय जब वो इसमें मंच पर आ रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे पूरा जो है मंच का सज्जा और सबको बिठाने का थी, तो जैसे कि आपको स्वागत के लिए कहा गया था। और उस समय तो मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती थी कि मुझे इस पर जो है ये दायित्व मिला है। तो जब मैं उनको ऊपर लाने लगी, मैंने उनका हाथ पकड़ना चाहा, तो 80 साल की जो है वो, उन्होंने कहा क्या तुमने मुझे 80 साल का वृद्धा समझ रखा है? तुम्हें क्या मैं 80 বছরের বৃদ্ধ মনে করছো? तो हाथ छोड़ो मेरा हाथ, मैं खुद ही चढ़ सकती हूँ। तो इतनी स्वाभिमानी थी, कभी भी जो है वो हाथ नहीं पकड़ने देती थी, और कभी समझौता भी नहीं कहा। जानते हैं कि उनके जो है अपने पति के साथ जो है मतलब जो है कुछ सालों बाद, नवारुंदा के जन्म के बाद ही वो संबंध थोड़े अलग से हो गए थे, और उनका डिवोर्स हो गया था। फिर मैंने दूसरी शादी भी की थी। लेकिन इस दौरान बहुत सी बातें हैं, खैर वो अलग, मैंने उनकी कई बार जब मैं उनसे बात करती थी तब उनकी ये बातें निकल आती थी, कैसे उन्होंने परिस्थितियों से जूझा, लेकिन कभी भी समझौता नहीं किया, हार नहीं मानी। तो ये जो माँ की बात है, माँ वाली बात है, ये मैंने देखा कि उनके घर के लोग जो थे, जो काम करती थी, वो भी लेकिन उनको माँ ही बुलाती थी। अच्छा, वो किसी भी, मैंने आपको कहा ना कि किसी बात के घेरे में जो है कटघरे में वो अपने आप को कैद नहीं करना चाहती थी। वो बिल्कुल बांग्ला भाषा साहित्य में एक अलग स्वतंत्र धारा उन्होंने खुद जो है बनाया था अपना। महाश्वेता देवी की तरह आज भी कोई मतलब जो है नहीं हुई है, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मैं एक कोट उनका जो है, जब मतलब उन्होंने एक बात कही थी, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी उसको। हाँ, उससे पहले मैं चुनी कोटाल की बात कहूंगी। ये चुनी कोटाल एक ऐसा पात्र है, ये एक जीवन चरित्र है। चुनी कोटाल से मैं भी मिली थी। चुनी कोटाल लोधा जाति, शबर जाति की पहली स्त्री थी जो पीएचडी तक आई थी, और विद्यासागर विश्वविद्यालय हमारे पश्चिम बंगाल में, 1992 की बात कर रही हूँ मैं, बहुत मुश्किल से, वहाँ की बच्चियां तो स्कूल तक नहीं जाती है, देखा ही नहीं कभी स्कूल, और वहाँ वो लड़की ने, उसने स्नातक पास किया, स्नातकोत्तर किया, फिर जो है विद्यासागर विश्वविद्यालय पर, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से नामांकित है, वहाँ वो पीएचडी करने के लिए आई थी। लेकिन उसे इतना प्रताड़ित किया गया उच्च वर्ग द्वारा कि अंत में उसने जो है आत्महत्या कर ली, आत्मदाह कर लिया। उस पर जो है महाश्वेता दी इतना बेफर उठी थी, उन्होंने उसका पूरा विरोध किया था। उसके जो है उनकी चुनी कोटाल की उन्होंने लिखा था, लगातार लिखती गई, और बाद में एक उपन्यास भी उन्होंने लिखा था। तो उनके जो चरित्र, मैं बार बार कह रही हूँ कि वो पूरा उनके देखे हुए चरित्र हैं, सारे उनके सामने ही जो है घटित हुए हैं। अच्छा, वो कभी भी जो है इतनी विद्रोही नहीं थी कि वो सरकार से भी नहीं डरती थी, बल्कि सरकार उससे डरते थे। आपने जो है अभी उन्होंने कई युग जो है कई सरकारों को बदलते देखा। 60 साल के इतिहास में जो है राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों की वो साक्षी रही, और वो सारी चीजें उनके उपन्यासों में आई है। तो जब आप 2011 में जब जो हमारे जो यहाँ पर लेफ्टिस्ट थे, वो सरकार जब चली गई, उनके चले जाने के पीछे लेकिन ये जो नंदीग्राम आंदोलन हुआ था, उसके जो है उस आंदोलन में भी उनकी काफी भागीदारी थी। और वो जिस वामपंथी की समर्थक थी शुरू से लेकर, उन्होंने उसी वामपंथी सरकार के विरोध में लेकिन लगातार जो है
उस समय उन्होंने प्रदर्शन किया था, और वो यहाँ तक कि वो विद्वज्जनों के मिছিল में चली भी, जुलूस के साथ वो चली भी रास्ते पर, उन सबको सचेतन किया। इसलिए वो अपनी बात कहकर डरते नहीं थे, और सब, जबकि सरकार उससे बहुत डरती थी। जब भी कोई मुद्दा होता, उनकी क्या राय है, उनका क्या मत है, वो जब बोलती थी तो सारे पूरा का पूरा समाज जो है वो उनकी बात मानकर चलता था। और इसलिए सरकार को भी सोचना पड़ता था कि किसी मुद्दे को, ऐसा कोई मुद्दा ऐसा कोई क्रिएट ना हो कि जिससे महाश्वेता देवी बोलने पर बाध्य हो जाए। तो ये कई बार हमने देखा है कि महाश्वेता देवी के बोलने पर कई चीजें जो है वो बदल गई है। एक जगह मैं जहाँ कह रही थी ना कि महाश्वेता देवी का निस्संदेह प्रभाव जो है, ये बात करके मैं खत्म करूंगी, उनका प्रभाव केवल बांग्ला समाज में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि विश्व के भी जो है गई, तभी उनको मैग्सेसे से पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार तो शायद लगभग सारी पुरस्कार उनकी झोली में थे, कोई नई बात नहीं थी। तो लेकिन नॉर्थ ईस्ट से, यानी हमारे जो पूर्वोत्तर भारत है, उनके साथ उनका एक बहुत खास रिश्ता था। बहुत प्यार करते थे वहाँ के, उन लोगों ने भी उनको माँ कहा था, मामा नहीं कहते थे उनको। तो एक जो है एच कन्हैया लाल थे, जो सुप्रसिद्ध नाट्य निर्देशक है मणिपुर के। हाँ, तो आप में से कई जो है उनके बारे में जानते होंगे। उनकी जो लघु कथा थी द्रौपदी, इसकी काफी चर्चा हुई। आप जानते हैं द्रौपदी चरित्र जो है महाभारत की, उस पर उन्होंने नाट्य मंचन किया था। ये पहले मणिपुर में नाटक हुआ। अभी भी जो है आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जो है कितने आग जल रही थी। अभी मणिपुर की स्थिति बराबर कुछ इस तरह के रहे, बहुत विद्रोह वहाँ पर जो है, वहाँ के लोग बहुत विद्रोही है। तो उसमें इस नाटक ने मणिपुर में धूम मचा दी, और महाश्वेता देवी का नाम जो है मणिपुर के एक लोग जो है लेने लगे। इसमें जो आश्चर्यजनक घटना हुई थी कि इसमें द्रौपदी की जो भूमिका निभाई थी जिसने, वो एच कन्हैयालाल के पत्नी श्रीमती सावित्री देवी थी। ये सावित्री देवी ने क्या किया था, मंच पर जब ये, शायद आप भी जानते हैं, उसने पूरा वस्त्र जो है उतारकर फेंका, और ये मतलब एक अद्भुत जो है अविस्मरणीय दृश्य था। वो मंच पर बिल्कुल नग्न अवस्था में थी, और वो जो सफेद कपड़ा है वो उसने जो है एक प्रतीक की तरह जो है उसने, जो सेना का ये वहाँ पे जो अभिनय कर रहा था, सेना प्रमुख के चेहरे पर फेंका था, और इससे जो है पूरी हलचल मच गई थी। और बाद में चलकर ये नाटक कलकत्ता में भी जो है ये मंचस्थ किया गया था। इस नाटक को देखने के बाद सारा मिचेटा जो दक्षिण भारत से आई थी, वो इस पर जो है शोध कर रही थी महाश्वेता देवी पर। ये 2012 में नाट्यकला में शोध करने के लिए मणिपुर आई थी। बाद में कोलकाता में इसने इस नाटक को देखा। उनकी जो टिप्पणी है वो मैं जो है बांग्ला में, हिंदी में सुना रही हूँ आपको। आई कोट, कोलकाता में द्रौपदी का लाइव मंचन देखना मेरी आंखें खोलने वाला अनुभव था। नाटक में उठाए गए मुद्दे दक्षिणी अफ्रीका में महिलाओं के अनुभव से बहुत मिलते जुलते हैं। द्रौपदी के चरित्र के कच्चे, साफ सुथरे, बेहद मार्मिक चित्रण ने मुझे झकझोर दिया। विशेष रूप से ईमा सावित्री के प्रदर्शन को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरा खून खौल उठा और मैं बेकाबू होकर रो पड़ी। निस्संदेह ये घाव भरने वाले आंसू थे। तो एक विदेशीनी जो बाहर से आई हुई है, शोध कर रही है, वो भी इससे इतना ज्यादा, और देखिए समस्या कोई भारतीय या कोई प्रादेशिक नहीं होती, वो पूरे वैश्विक होती है। यहाँ की स्त्रियों में जो बात हो रही है, वहां की स्त्रियों में जो दर्द सहा है, वही दर्द जो है दक्षिण अफ्रीका के किसी न किसी प्रांत में जो है सह रहे हैं। तो ये एक चीज है, ये जो एकात्मक हो जाना, इसी को तो हम साधारणीकरण कहते हैं बैठकर। तो ये चीजें उसमें थी। उसके बाद ये जो 1084 की माँ, ये शायद मुझे लगता है कि हर भाषा में ये इसका अनुवाद हुआ है, भारतीय भाषा में और विदेशी भाषाओं में भी। 2013 में मणिपुर में जो है प्रोफेसर नाओरेम खगेंद्र, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। इसी में इसको जो एक संस्करण के रूप में आपको सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने इसका मणिपुरी संस्करण पहले बार जो है ये किया, और इसमें कई नाट्य जो थिएटर, मणिपुर थिएटर के लिए आप जानते हैं और नृत्य के लिए खासकर बहुत जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ इसका बहुत सफल मंचन हुआ। वहाँ पर जो है ये मतलब अरण्य अधिकार, इसका भी मणिपुर में जो है मणिपुरी भाषा में इसका भी हुआ। और उसके बाद जो है लगभग महाश्वेता देवी की शायद ही कोई ऐसी कहानी बची थी जिसका कि वहाँ पर सबसे अधिक बांग्ला ने नहीं, मणिपुर ने जो है उनकी कहानियों का नाट्य मंचन को। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मणिपुर में जो विद्रोह के आग जो है जो जली, वो कहीं ना कहीं उसमें जो है महाश्वेता देवी का सपोर्ट था। उन्होंने उनके आप जानते हैं कि बाद में भी क्या क्या हुई है, जो जिस तरह से उन्होंने वो अपने देह को जला लिया था बाद में, वहाँ पे जो सेना का उन्होंने जिस तरह से विरोध किया था, ये सारी चीज़ें जो है इतिहास है।
वो मुझे लगता है कि मैंने शायद बहुत सारी बातें ऐसे कह दी। अब अंततः तो मैं उनकी जो है नहीं नहीं, मैं पढ़ नहीं रही हूँ। मैंने उसमें से कुछ प्रसंग जो है, क्योंकि पढ़ने का मतलब है कि बस आपके आंसू से आंखें डालकर अगर बात नहीं कर सकती तो फिर मुझे लगता है कि वो बहुत अनावश्यक होगा। तो उनकी बहुत सारी कहानियां, लेकिन मुझे लगता है कि इन कहानियों का भी यहाँ पर जो है बात करना, मतलब एक कहानी मुझे खास याद आती है, हर 54 मिनट। ये हर 54 मिनट क्या है, इसका जो शीर्षक है, ये लोग जब इसके बारे में, पता नहीं आप में से किसी ने पढ़ी है क्या ये कहानी? अनुवाद नहीं हुआ है। हर 54 मिनट में एक स्त्री जो है उसका बलात्कार होता है। आपने शायद किसी रिपोर्ट से कुछ आपने पढ़ा था उसमें कि किस तरह से जो है मानवाधिकार किस तरह से लंघित हुआ है। तो उसमें वो भी एक रिपोर्ट आज के जो है विधा का उन्होंने उसमें जो है एक अनुसरण किया है। वो उसमें जो दिखाती है किस तरह से एक एक स्त्री अलग अलग परिस्थितियों में समाज के निचले वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक, शिक्षित वर्ग तक, जब वो उसका बलात्कार होता है, किस तरह के दर्द से वो गुजरती है। एकदम निचले तबके की स्त्री, दलित हो, आदिवासी हो, उससे लेकर एक बहुत उच्च वर्ग की, ब्राह्मण परिवार की, शिक्षित काम करने वाली स्त्री, उसकी जो है एक एक आप कहानियां उसमें देखिएगा, अलग अलग रिपोर्ट आज के जो है रूप में उन्होंने लिखा है। तो वो भी एक अद्भुत है। अगर स्त्री पर कोई शोध आप करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हर 54 मिनट इसको आपको पढ़ना होगा। और जैसा कि आपने कहा कि ये कहानी नहीं है, ये एक उपन्यास के ही समान है, लघु उपन्यास आप कह सकते हो। एक छोटी सी कहानी, ये सारी कहानियां शायद किसी ने नहीं पढ़ी, इसलिए एक आध चर्चा मैं कर रही हूँ। शिकार, ये पढ़ी है आपने? मेरी और आपकी कहानी है। अक्सर शिकार, आप जानते हैं कि जो आदिवासी है उनमें एक शिकार करने के जो है प्रथा है, वो लोग शिकार करने जाते हैं। हालांकि जंगली जानवरों से उन्हें प्रेम भी है, वो जानते हैं कि कितना, कहाँ, किस हद तक हमें जो है जंगल के बाकी प्राणियों का भी जो है हमें नाश करना है। उस तरह से नहीं, पेड़ पौधे बचाने का तो उन्होंने ही जो है आंदोलन किया है इसके लिए। तो वहां पर एक मेरी जो है वो शिकार होते होते खुद शिकार करती है। जो कहानी के ये जो है बहुत छोटे उसमें जो है मैं आपको सुनाती हूँ। कहते हैं कि मेरी आदिवासी समाज में कुछ हद तक वर्जित है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में विदेशी खून है, इसलिए वो थोड़ा सा हटकर है। अपने ही समाज में बहिष्कृत होने का ये दर्द उसे और अधिक साहसी, जिद्दी और लापरवाह बनाता है। मेरी आसानी से उसके कबीले के प्रमुख तहसीलदार को पहचान लेती है। भले ही तहसीलदार गांव के सभी को बेवकूफ बनाए, उसने उसकी नजरों को पहचान लिया था। मेरी ने घृणा से उसकी वासना भरी नजरों को देखा और नकार दिया। पर मुखिया की जिद और महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गई और वो मेरी का पीछा करने लगा। एक दिन सुनसान सड़क पर धैर्य खोकर मेरी का उसने हाथ पकड़ लिया। मेरी ने शिकार के दिन उससे मिलने का वादा किया कि मैं जिस दिन शिकार पर जाऊंगी उस दिन जरूर आपसे मिलूंगी। होली आदिवासियों के लिए शिकार का दिन है। लड़कियां हर 12 साल में एक बार शिकार पर जाती है और लड़के बाकी सालों में शिकार पर जाते हैं। लड़कियां केवल एक बार जाती है और ये एक बार ही जाना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब लड़कियों की बारी है। त्योहार के दिन वे दावत करते हैं, शराब पीते हैं, गीत गाते हैं। मेरी के आग्रह पर लालची तरसी तहसीलदार सभी को शराब और मांस खिलाता है। आज मेरी शिकार पर जा रही है। देखिए बार बार इस तरह से उन्होंने लिखा, शिकार पर जोर दे रही है। पहले मेरी ने स्नेहपूर्वक अपना हाथ तहसीलदार के चेहरे पर रखा और उसके होठों को चूमा। तहसीलदार की आंखें जल रही थी, चेहरा पीला पड़ रहा था, होठ लार से सने हुए थे, दांत चमक रहे थे। मेरी देख रही थी, क्या इस बार उसका चेहरा बदल रहा था? इस बार हाँ, अब सही था, वो एक जानवर बन चुका था। तो क्या ये ठीक है? मेरी मुस्कुराई और उसने तहसीलदार को गले से लगा लिया, जमीन पर लिटाया। तहसीलदार हंस रहा था। मेरी ने अपने दांत ऊपर उठाए, नीचे किए, ऊपर उठाए और नीचे किए। बस इतना, इसी तरह से उन्होंने लिखा है।
मैरी का चेहरा संतुष्टि से भर गया जब वो बाहर आई और नहर के पानी में नग्न होकर नहाने लगी। फिर उन्हें रेलवे लाइन के किनारे पर चलने में डर नहीं लगा, क्योंकि उसने एक बड़े जानवर को मार डाला था इस शिकार के दिन। तो ये थी उनकी नारी संबंधी अवधारणा। उनका हर पात्र अपने आप में बहुत खास, बहुत अनोखा और असाधारण है। और वो सारे पात्र जो है, खासकर जो स्त्रियां हैं, वो दर्द को झेलती है और आहत होने पर हंसती भी है, पर अंततः विरोध करती है और वहां से निकल आती है, अपना एक अलग दिशा वो तय करती है। वो उसी में घुट घुट कर मरने को राजी नहीं होती। मैंने तो उनके साथ जो है अपने परिचय का प्रसंग छेड़ा है, शबर मेला के बारे में भी आपको बताया है। उनके साक्षात्कार लेने का मुझे 2-1 बार मौका मिला था सहारा समय के लिए, और पहल में तो मैंने आपको बताया कि वो हिंदी के प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम था, खासकर अनुवाद के प्रति, कि उनकी कविताएं अगर, उनकी कहानियां अगर अनुवाद में नहीं जाती तो लोग उन्हें जान नहीं सकेंगे, पहचाने। आज मुझे थोड़ी देर के लिए मैंने सुना, लेकिन फिर मुझे लगा कि सचमुच उन्हें, उनके साहित्य का अनुवाद होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अब भी हम उन्हें केवल कुछ एक उपन्यास और चंद कहानियाँ पढ़कर पहचानने की कोशिश करते हैं, उन्हें आंकने की कोशिश करते हैं उनके साहित्य को, जो कि मुझे लगता है कि वो असंपूर्ण रह जाता है। और भाषा बंधन की तो वो मेंटर थी ही, वर्तिका पत्रिका उन्होंने निकाली थी, जिसका हिंदी में भी जो है उन्होंने निकाला था। और जो उनसे हमेशा जो है वो नई पीढ़ियों के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। वो बोलती थी कि ये लोग ही बदल सकते हैं, और यही लोग जो है ये इस पूरे समाज को जो एक दिशा निर्देश दे सकते हैं। ज़रूरत है इनको सही मेंटरशिप की, और वो कर रही थी। उनके पास मैंने ढेरों जो है नए लेखकों को आते देखा, उनसे सीखते देखा, जिसमें जयभद्र नाम का एक था। एक बार क्या हुआ था कि जयभद्र को उन्होंने मुझे कहा, जयभद्र के उपन्यास, पहला उपन्यास लिखा था, सोमा तो इसका अनुवाद कर दे। और जो है, हालांकि मैंने शुरू किया था लेकिन वो कंप्लेन में नहीं कर पाई, उससे पहले ही जो है जयभद्र वहां से कहीं चला गया और लापता हो गया। उसके अभी तक जो है उसको पता नहीं। वो भी महाश्वेता देवी के साथ बहुत सारे आंदोलनों में शरीक हो चुका है। दूसरा मनोज दास, ओडिया भाषा का आप जानते होंगे, उसने लाल बॉल लिखा। वो इस उम्र में भी, जब उनकी 80 साल की उम्र में, तब भी लेकिन वो नए लेखकों के किताबों के रिव्यू करती थी, क्योंकि महाश्वेता देवी के अगर एक रिव्यू वो कर देती थी और वो कहीं छप जाता था, तो वो उनके लिए एक, मुझे लगता है कि सारे पूरे जीवन भर के लिए एक संपत्ति जैसे बन जाती थी। लेक गार्डन्स में छोटे से कमरे में उन्होंने अपना आखिरी समय बिताया था। अपने लिए अलग से कोई बड़े घर की कामना उन्होंने कभी नहीं की थी। सच में ही वो योगिनी थी, और चंद कपड़ों में ही वो जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन, कभी मैंने उनको कोई विलास व्यसन में जो है डूबते हुए नहीं देखा। आप लोग तो उनसे मिल चुके हैं, आपने उनसे बात भी आप कर चुके हैं आप लोग। मुझे भी अरुण कंवर जी, आप तो जरूर मिले होंगे दीदी से। तो मैं अभी बात हो रही थी, रवि भूषण जी मुझे कह रहे थे कि मैं केवल 2-3 बार जो है उनसे मिला था, बहुत ज़्यादा नहीं मिला। मैं उनसे कह रही थी कि असल में हम कितनी बार मिलते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी आत्मीयता से मिलते हैं, कितनी बातें होती हैं और कितने विचारों का आदान प्रदान होता है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो एक कड़ी थी हिंदी और बांग्ला के बीच में। उनके जाने के साथ साथ कहीं मुझे लगता है कि हिंदी और बांग्ला के बीच में जो एक सेतु बंधन का काम मैं नहीं, वो कर रही थी, वहाँ कहीं पर बहुत आघात पहुँचा है। और उनके साहित्य को भी और पढ़ने की ज़रूरत है। आपने जब इतना बड़ा आयोजन किया है, मैं आपको बता दूँ कि इस 100 साल उनके पूरे होने पर बंगाल में भी इतना आयोजन नहीं किया जा रहा है। इतना बड़ा आयोजन आपने किया है, 3 दिवसीय। इतने, मुझे लगता है भारतवर्ष के सभी प्रबुद्ध आलोचक, वक्ता यहाँ पर, विद्वजन यहाँ आए हैं, उन्होंने इतनी सारी बातें उनके बारे में कही हैं। तो एक पीड़ा और उठाएं कि आप एक यहाँ पर जो है आपका शोध केंद्र है, वहाँ पर जो है शोध आप करवाइए, तुलनात्मक शोध ही करवाइए। अगर उन पर अकेले में नहीं होता है तो कम से कम तुलनात्मक। यहाँ पर हमारे सामने विदेश प्रधान जी है, तो मुझे लगता है कि उनमें एक छोटा सा काम मेरे एक स्टूडेंट ने किया था, रमणिका गुप्ता, क्योंकि रमणिका जी भी इस तरह के आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी और वो बहुत अच्छा काम वो सराहा गया था। तो मैं ही यहाँ पर इतने सारे शोधार्थी हैं, और मुझे लगता है कि इस पूरी जो ये 3 दिवसीय जो संगोष्ठी है, इसका सबसे ज़्यादा लाभ आप ही लोगों ने उठाया होगा या उठाएंगे। तो आगे चलकर आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अगर महाश्वेता देवी को केंद्र में रखकर और भी अन्य
जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष के साथ में, मुझे नहीं लगता कि किसी महिला का महिला के साथ ही तुलना की जानी चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है, अनुवाद की भी आवश्यकता है। वो जरत कुमारी और अन्य कहानी जो मैंने कहा था, जो उनके अंतिम दिन की रचना थी, वो बहुत जल्द राजकमल से आएगी। तो मुझे लगता है कि आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और महाश्वेता देवी को और उद्यमता से जानने का मौका मिलेगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपसे रूबरू होने का मौका, तो इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।